बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। देखो गुड मॉर्निंग एन सर। एस थ्री, गुड मॉर्निंग सर। पी एस थ्री, ए एस एस थ्री, एस बी एस थ्री, बी आई एस थ्री, ये थी बेटा हाइड्राइड्स ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। यस सर। इसमें अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था, यस और नो? बेटा अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों था? तनु क्या ऑर्डर था मेल्टिंग पॉइंट के लिए? सर एन एच सर ऊपर से नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगा। ऊपर से नीचे तक तो इंक्रीज होगा, लेकिन बी आई एस थ्री सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। और एन एस थ्री का सबसे ज़्यादा था। क्यों था सबसे ज़्यादा? यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज वंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। और अमोनिया का सबसे ज़्यादा, अमोनिया का सबसे ज़्यादा क्यों होगा बेटा? सॉलिड स्टेट के अंदर स्ट्रॉन्ग, सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके बेटा, अमोनिया के केस में क्या हो जाएंगी? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस और नो? यस सर। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर था? पी एस थ्री, पी एस थ्री से ज़्यादा था ए एस एस थ्री का। और फिर एन एस थ्री का बीच में था, फिर एस बी एस थ्री, और फिर बी आई एस थ्री। देवेंदु क्यों था ऐसा? क्या रीज़न है इसका? देवेंदु, युक्ता, यस सर। युक्ता क्या रीजन आएगा बेटा इसका? एन एस थ्री का इन दोनों से तो ज्यादा है, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी वॉन्डरबॉल फोर्स। वेरी गुड। मैग्नीट्यूड ऑफ एच बॉन्डिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा किससे बेटा? वंडरवाल फोर्सेस। वंडर। और इसके अंदर क्या होगा? और एक मैंने बात बताई थी, वंडरवाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होते हैं? साइज के। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट। तो इसके अंदर एस बी एस थ्री और बी आई एस थ्री के अंदर, इनके अंदर क्या हो गया? इसके अंदर एच बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड क्या था? एच बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड कम था बेटा, लेस देन वंडरवाल फोर्सेस, यस और नो? यस सर। अरे बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो, मैं एक बॉन्ड एंगल की बात कर रहा था। बॉन्ड एंगल ये एन एस थ्री है बेटा। जब लोन पेयर सेम है और बॉन्ड पेयर भी सेम, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स भी सेम है, तो बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसमें 107 डिग्री था। और लास्ट में बी आई एस थ्री, बेटा बी आई एस थ्री में कितना था बॉन्ड एंगल? अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। तो ये क्यों, किस लिए आया डिफरेंस? देखो, जब टॉप टू बॉटम हम चलते हैं तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। बेटा टॉप टू बॉटम चलते हैं तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगी? एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, En of central atom decreases, hence shared pair of electrons lies away from सेंट्रल एटम। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा बेटा? शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से दूर लाई करेंगी। हेंस बॉन्ड्स कम, बॉन्ड्स कम क्लोजर, बॉन्ड्स क्या आ जाएंगे बेटा? नज़दीक आ जाएंगे, इसलिए बॉन्ड एंगल कम हो रहा है।
बेटा समझ में आई या नहीं आई ये बात? यस सर। देखो कैसे, जैसे ये मान लो सेंट्रल एटम है और ये सेंट्रल एटम के पास तीन तीन बॉन्ड है। तो देखो ये बॉन्ड एंगल बेटा यहाँ पे रख के प्रोटेक्टर मेजर करेंगे ना, ये वाला होगा बॉन्ड एंगल ये जगह, या यहाँ पे मेजर करोगे लास्ट में, ये वाला ही होता है ना बॉन्ड एंगल। अब जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपकी क्या होंगी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, तो अब देखो इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन का तो कंसेप्ट लगा नहीं सकते हम, तो ये जो शेयर्ड पेयर है ये यहाँ से ही आ जाएंगी। जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो नीचे आ जाएंगी, और सेंट्रल एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहाँ लाई करेंगी ये, ऊपर। तो ऊपर लाई करेंगी तो जब रिपल्शन इनमें ज़्यादा होगा ना बेटा, ऊपर लाई करेंगे तो तभी रिपल्शन ज़्यादा होगा यहाँ पे। यस सर। तो Yes, ऊपर sir. लाई करेंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होंगे, तो मतलब बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहेगा। और नीचे आ गई यहाँ पे, तो नीचे आ गई तो रिपल्शंस कम होंगे, तो रिपल्शंस कम होंगे तो ये बॉन्ड्स क्या करेंगे, ये नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। तो नज़दीक आने की कोशिश करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा उनके उसके केस में, कम। डिक्रीज हो जाएगा। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब जैसे ये BiS3 की जगह हम यहाँ पे SbS3 ले सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड एंगल तो सॉलिड स्टेट में ही मिलता है, तो सॉलिड स्टेट में तो BiS3 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो SbS3 में अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के ऑर्डर में आ जाएगा। तो 17 डिग्री कम हो गया लगभग। तो क्यों हो गया वो, क्योंकि सेंट्रल एटम की En क्या होगी, डाउनवर्ड्स डिक्रीजेस। तो शेड पेयर कहाँ आ गई, लाइज अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। अब बेटा यही रीजन देखो अगले ग्रुप में लग जाएगा। अगले ग्रुप की हाइड्राइड होंगी H2O, H2S, H2SC, H2T। तो बताओ उसमें सेम रीजन लगेगा नहीं लगेगा? अरे बोलो। यस सर। उसके बाद देखो ये जो हाइड्राइड बन रही है MH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा बेटा, बोलो फटा अर्षित बता क्या होगा। MH को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी डिक्रीज? सर इंक्रीज। क्यों कोमल शर्मा क्या होगी, कोमल शर्मा? अरे टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस क्यों, बिकॉज साइज ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज ऑफ M डिक्रीज इंक्रीजेस, साइज ऑफ M इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ M इंक्रीजेस एंड हेंस बॉन्ड ब्रेक इजिली। बेटा साइज ऑफ M बढ़ जाएगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड उसके अंदर इजीली ब्रेक हो जाएगा, यस और नो? यस सर। यस। नहीं समझे बात? अरे बोलो। यस सर। तो टॉप टू बॉटम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा इसकी, डिक्रीजेस, बिकॉज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर आ जाएगा इसके अंदर, टॉप टू बॉटम MH बॉन्ड लेंथ। एलिमेंट और हाइड्रोजन के अंदर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस। अब देखो बेटा MH जल्दी से टूट जाएगा, M और H में ये MH3 है, MH3 की हीटिंग कराएं तो ये बन जाएगा किसके अंदर, M प्लस 3H में टूटेगा। इसमें पढ़ेंगे हम इसकी थर्मल स्टेबिलिटी। तो डाउनवर्ड्स डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेटा बोलो टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी नहीं होगी, क्योंकि साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो बताओ इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर मतलब जो दूसरों का रिडक्शन करा दे। तो हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, बेटा बताओ। Hence its reducing power
इंक्रीजेस, उसकी रेड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात, कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हैंस इट्स रेड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, उसकी रेड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बेटा समझ गए कि बात? यस सर। बेटा कोई डाउट हो तो बोलो इनमें। देखो बॉन्ड एंगल टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, शेड पेयर दूर चली जाएगी तो बॉन्ड्स नजदीक आ जाएंगे। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसकी हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो उसकी बॉन्ड ये स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ये स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो उसकी रेड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्या हो जाएगी बेटा उसकी रेड्यूसिंग पावर, इंक्रीज। साइज ऑफ हैम डिक्रीजेस, ये आ गया इसमें। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। रेड्यूसिंग पावर क्यों बढ़ जाएगी इसकी, क्योंकि क्योंकि उसकी सर स्टेबिलिटी उसकी हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। उसके बाद सोल्यूबिलिटी इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी के अंदर बताओ क्या फर्क पड़ेगा। देखो बेटा एक्सेप्ट अमोनिया, एक्सेप्ट अमोनिया ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया क्यों घुल जाएगा बेटा, अरे कल ही तो बताया था मैंने, जो भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट फोन से बिलोंग करे, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बिलोंग करे, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट अमोनिया ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ammonia can form because ammonia can form hydrogen bonds with water, ammonia water के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। Except ammonia, all are insoluble in water because ammonia can form hydrogen bonds with water. ये इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। इनमें कोई डाउट है तो बोलो बेटा, हाइड्राइड्स में कोई डाउट है किसी को? नो सर। समझ गए सब लोग? यस सर। अरे समझ गए क्या? यस सर। नेक्स्ट इनकी हाइड्राइड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो बता दिए थे ना मैंने तुम्हारे को। बेटा हाइड्राइड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दिए थे नहीं बताए थे? जो कैल्शियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस करा के, फोस्फाइड का हाइड्रोलाइसिस करा के, नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन से पहले एक प्रॉपर्टी और रहेगी बेटा इसकी, वो क्या नाम है, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर बताओ कैसे बताएंगे हाइड्राइड्स का? फिर मैं कौन भी करूँगी कर दो तो कौन मना कर। बेटा बेसिक नेचर देखो, इनके ऊपर हाइड्राइड्स के ऊपर जैसे MH3 टाइप है तो एक लोन पेयर है ना बेटा इनके ऊपर, तो लोन पेयर की वजह से ये कौन सी होंगी, दे एक्ट एज लेवाइस बेस। रिया लेवाइस बेस कौन सी होती है? आप सही से रिया आई हैव नॉट रिसीव माय पैकेज और रिफंड। बस गाँव से लिखना। गाँव सी मतलब जा ही रहा वैसे। अरे अनुज, रिया रिया लेवाइस बेस, लेवाइस बेस कौन होती है? विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको बोलते हैं हम लेवाइस बेस। तो ये कह सकते हैं हम कि दे ऑल आर ग्रुप 15 हाइड्राइड्स आर लेवाइस बेस इन नेचर।
ग्रुप 15 हाइड्राइड्स एक्ट एज लेवाइस बेसिस और लेवाइस बेसिक स्ट्रेंथ डाउनवर्ड्स डिक्रीजेस, डाउनवर्ड्स लेवाइस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। बेटा क्यों हो जाती है डाउनवर्ड्स लेवाइस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज? क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है सेंट्रल एटम की, बढ़ जाती है। तो साइज बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी उसके ऊपर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से उसकी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम Levi's basic strength decreases because electron density decreases. Levi's basic strength decreases because electron density decreases with इंक्रीज इन साइज। साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए लेवाइस बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है बेटा डाउनवर्ड्स। तो सबसे ज़्यादा लेवाइस बेसिक कौन होगा इसके अंदर? अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के अंदर छोटी साइज है और ये लोन पेयर जो है, दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब दूसरों को ईजिली डोनेट कर सकता है, तो इसलिए इसकी लेवाइस बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। बेटा समझ गए क्या बात? यस सर। उसके बाद है सेकंड इज रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा ये? ग्रुप 15 एलिमेंट्स प्लस ऑक्सीजन, दे फॉर्म ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स बनाएंगी, और कौन सी ऑक्साइड्स बनाएंगे? यूजुअली M2O3, ये तो होगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और एक क्या बनाएंगे? M2O5। M2O5 कौन से स्टेट में बनेंगे बेटा? +5 के अंदर, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन तो डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाता है। देखो जैसे NO, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में NO, N2O, NO2, N2O3, N2O5, ये इसके एनामलेस बिहेवियर में पढ़ेंगे बेटा। नाइट्रोजन लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की छोटी साइज होती है तो ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। बेटा समझ गए क्या बात? ये यस सर। बेटा दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर ऑक्साइड +3 और +5 में क्यों बन रही है? जैसे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे P के, तो +3, और S और P के सारे लूज कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा उसके अंदर? बेटा S ऑर्बिटल और P और क्या है? S और P दोनों के इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे तो +5 हो जाएगा ना फिर? अरे बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो इनके अंदर जो खास बात होती है, एक ये ऑक्साइड्स, जैसे हमने बताया था नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों क्या है बेटा? नॉन मेटल। और आर्सेनिक एंड एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है? मेटल। मेटलॉइड्स। और बिस्मिथ क्या है? नॉन मेटल। मेटल। नॉन मेटल। तो बेटा बिस्मिथ जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती है वो कैसी होती हैं? यूजुअली नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती है बेटा एसिडिक नेचर की। और मेटलॉइड की ऑक्साइड्स कैसी होंगी फिर? न्यूट्रल। एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब बेसिक एज वेल एज एसिडिक। एसिडिक। और मेटल की ऑक्साइड्स कैसी होती है बेटा? बेसिक। बेसिक। अब देखो एसिडिक नेचर क्या होता है, ये जनरल कंसेप्ट है, इस चैप्टर से कोई रिलेशन भी नहीं है। एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। बोल सकता हूँ बेटा ऐसे में?
जो जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा इतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम. सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम. बेटा बोलो, बातें समझ में आई या नहीं आई है कुछ? ये जनरल बातें हैं जो इसके ऊपर लगाओगे एसिडिक कैरेक्टर के लिए. अब देखो इनके अंदर अलग अलग ऑक्साइड्स बनाते हैं हम. मैं नाइट्रोजन की बना रहा हूँ. देखो ये N2O NO N2O NO N2O3 N2O4 N2O5. N2O के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, नाइट्रोजन का? बेटा 2x - 2 ऑक्सीजन का, तो इसका +1 हो गया. यहाँ पे नाइट्रोजन का +2 +3 +4 +5. बताओ इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? बेटा इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा दो? ये वाला लगाओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. तो N2O5 सबसे ज़्यादा हो गया ना. बेटा इसमें सेंट्रल एटम की En का तो लगा नहीं सकते, क्योंकि En तो सेंट्रल एटम सब में क्या है, सेम है. तो क्या लगा देंगे? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. अब देखो अगर अलग अलग लिखते हैं हम इसमें कि अलग अलग लिख दी N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, AS2O5 SB2O5. बेटा इनमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा सबसे ज़्यादा? युक्ता कौन होगा इनमें सबसे ज़्यादा? क्या कंसेप्ट लगाएगी? शाबाश. इसमें En ऑफ सेंट्रल एटम लगेगा कंसेप्ट. ये होगा बेटा किसका स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा? ये एसिडिक स्ट्रेंथ का. सिमिलरली N2O3 P2O3 AS2O3 SB2O3 सेम वही ऑर्डर लग जाएगा बेटा इसमें भी. Yes, sir. अरे बोलो भाई, समझ में आया नहीं है? Yes, sir. बेटा बोलो. बेटा बता दोगे क्या ऑक्साइड्स के अंदर कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? Yes, sir. कैसे करोगे? और देखो नाइट्रोजन लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स क्यों बनाएगा? क्या रीजन दोगे इसके अंदर? कि उसका साइज स्मॉल है सर. नाइट्रोजन फॉर्म्स large number of oxides. Because of high charge density high है and strong tendency, इनके साइज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन. बेटा इस बात का कौन बताएगा? मतलब पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बेटा कौन बताएगा? बेटा पी पाई का मतलब होता है पी ऑर्बिटल तो नाइट्रोजन का और पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे? पी पाई. और ये N2O और NO ये दोनों ऑक्साइड्स न्यूट्रल होती है बेटा. इन N2O और NO का नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल. दे स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन. समझ गए? पी पाई का मतलब कि पी ऑर्बिटल तो वो इनके स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि इनके बीच में जो पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं. तो पी ऑर्बिटल नाइट्रोजन का और पी ऑर्बिटल किसका? ऑक्सीजन का. अब देखो जैसे नाइट्रोजन की ऑक्साइड N2O डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका और भी नाम है कुछ? बताओ, सुना होगा छोटी क्लासेस में तुमने. बेटा लाफिंग गैस किसको बोलते हैं?
नाइट्रोजन ऑक्साइड की। नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, इसी को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देंगे। बेटा ये लिखने का एक स्ट्रोक नोटेशन होता है, ये लिखने का नाइट्रोजन और फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो रोमन न्यूमरल्स के अंदर ब्रैकेट में, नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। समझ गए बात? जैसे इसका लिखते NO का तो क्या लिख देते इसका नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, अगले वाले क्या लिख देते नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। समझ गए बेटा बात? अरे समझ गए क्या? यस सर। और देखो ये कैसे बनता है, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट नहीं सॉरी, अमोनियम नाइट्राइट से तो नाइट्रोजन बनता है। अमोनियम नाइट्रेट की हीटिंग करा दो, इसका डिकम्पोजिशन करा दो, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन कराओगे इसका तो क्या बन जाएगा इसमें N2O प्लस H2O। समझ गए? और ये हाई टेम्परेचर के ऊपर बनता है बेटा, 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पे, N2O प्लस H2O। और इसका स्वीट ऑर्डर होता है, इसलिए लाफिंग हिस्टेरिकल लाफ्टर प्रोड्यूस करता है ये नाइट्रस ऑक्साइड। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। समझ गए क्या? यस सर। ये नॉन मेटल है बेटा, तो इसके नीचे छुप गया। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड ऑक्साइड, बताओ NO का क्या नाम होगा बेटा? एक तो ये लिख सकते हैं नाइट्रोजन, स्ट्रोक नोटेशन में नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड लिख सकते हैं नहीं? और इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक बेटा? फिर समझ गए क्या? यस सर। अभी ये पढ़ेंगे अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज में, इसको अमोनिया से ऑक्सीडाइज करके बना सकते हैं बेटा। अमोनिया का ऑक्सीडेशन करा दो तो NO प्लस H2O बन जाएगा, ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, एक इसका स्ट्रक्चर और रह गया, स्ट्रक्चर भी बना देते हैं साथ साथ ही, लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर। देखो बेटा नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। तो 5 होते तो एक एक ये नाइट्रोजन आपस में शेयर कर लिए। देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया ना? यस सर। और ये नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है इसकी, ये लोन पेयर डेटिव बॉन्ड से ऑक्सीजन को दे देगा। डेटिव बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू 1 एटम ओनली। तो मतलब इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N। अब जिसको दिया है उसके ऊपर माइनस चार्ज लगा दो और जिसने दिया है उसके ऊपर कौन सा लगा दो? पॉजिटिव प्लस चार्ज। समझ गए बेटा? बेटा बोलो। यस सर। अब देखो इसके कुछ डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा? देखो बेटा NN तो सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो उसकी वजह से तो कोई नहीं होगा। लेकिन N और O के बीच में एरो ड्रॉ करेंगे हम, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो वैसे तो इसकी शेप लीनियर होगी और लीनियर होगी, और इसका क्या होगा? इसका म्यू नॉन जीरो होगा। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? सर म्यू नॉन जीरो का मतलब? म्यू मतलब डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो। बेटा डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बढ़ाते हैं हम। तो यहाँ पे देखो नेट एक एरो का आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर। तो कुछ तो आएगा ना नेट एक एरो का। यस सर। सर अगर ये डबल बॉन्ड होता तो फिर मतलब 2 एरो आते हैं। कहाँ पे डबल बॉन्ड होता? तो सर ये N और N की जगह N और O के बीच में अगर दूसरे कोई एलिमेंट रहते और डबल बॉन्ड होता तो फिर? नहीं बेटा वो तो बना सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस तुमने पढ़ा नहीं। देखो मैं इसको ऐसे बना दूं तो कि ये जैसे नाइट्रोजन है, देखो मेरी बात सुनो, ये नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड N और इसको डबल बॉन्ड हो,
अब यहाँ पे प्लस चार्ज है तो ये इसको ट्रांसफ़र कर दो, और यहाँ इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखो इन दोनों में डबल बॉन्ड है, तो बात तो एक ही है। ये स्ट्रक्चर और इन स्ट्रक्चर में फ़र्क है क्या? दोनों आगे वालों में एक ही तो बात है। ये जब डबल बॉन्ड इसके पास जाएगा तो O पे माइनस आ जाएगा, और इस N के ऊपर N का ये जो माइनस इधर आएगा तो इस N का प्लस क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब देखो कॉपर की डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करा दो, तो कॉपर की डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाता है कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2O। इस तरीके से भी हम NO बना सकते हैं, और कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हैं तो सेम यही होता है, बस NO की जगह पे NO2 आ जाता है। बेटा समझ गए बात? अरे समझ गए क्या? यस सर। और NaNO2 सोडियम नाइट्राइट। अब देखो केमिकल रिएक्शंस तो आएंगी इनऑर्गेनिक केस के अंदर, बहुत सारी याद ध्यान रखनी पड़ेंगी। सोडियम नाइट्राइट प्लस FeSO4। FeSO4 क्या होता है? आयरन सल्फेट प्लस H2SO4। तो H2SO4 जब इसमें डालेंगे तो ये बन जाएगा फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस, Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा प्लस H2O प्लस NO। तो इस मेथड से भी ये बना सकते हैं हम NO। बेटा इसमें ये दो शुरू के एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, ये याद रख सकते हो तुम इजीली। देखो उसके बाद नेक्स्ट डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड थर्ड। N2O3 क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। दो नाइट्रोजन और ऑक्साइड कितनी है इसमें? ऑक्सीजन कितने हैं? 3। और क्या लिख सकते हैं बेटा इसको हम? नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते बेटा इसको? यस सर। और इसको हम नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको बेटा हम। नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड, ये उल्टा लिख दिया, सेस्क्यू ऑक्साइड QOHID सेस्क्यू ऑक्साइड बोलते हैं बेटा इसको, नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड। अरे सेस्क्यू ऑक्साइड क्या होता है? बेटा सेस्क्यू ऑक्साइड वो होता है जैसे जिसके अंदर जो नाइट्रोजन और क्या नाम है उसका साइड एलिमेंट कोई भी ऑक्साइड होगी, जैसे इसको तो नाइट्रोजन की सेस्क्यू ऑक्साइड बोल दी। जैसे किसी भी एलिमेंट की सेस्क्यू ऑक्साइड की बात करें हम, तो सेस्क्यू ऑक्साइड का मतलब होता है कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन और मेटल और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा ना, वो मेटल और ऑक्सीजन का रेशो का किस फॉर्म में होगा, जैसे ये इसके अंदर प्रेजेंट है। नहीं समझे? जैसे अगर H2O3 को बोलते हैं हम, तो सेस्क्यू ऑक्साइड हो गया वो नाइट्रोजन की, मतलब जिसके अंदर मेटल या कोई भी एलिमेंट लिख देता हूं मैं, एलिमेंट वर्सेस जो ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 2:3 होगा, उसको सेस्क्यू ऑक्साइड बोलते हैं। ओके सर। नहीं समझे? तो समझ गया। समझ गया बेटा? तो ये जरूरी नहीं सेस्क्यू ऑक्साइड नाइट्रोजन की होगी। जैसे Al2O3 है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो Al2O3 को सेस्क्यू ऑक्साइड बोल सकता हूं मैं? यस सर। बोल सकते हैं बेटा। H2O3 है बट लिख दिया किसी ने, तो H2O3 को बोल सकते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। और इसको हम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये IIT नीट सबके पेपर में आई हुई है ये क्वेश्चन कि ये दिस इज एन हाइड्राइड ऑफ, ये बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि दिस इज एन हाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। मतलब किसी ऑक्साइड में हम पानी डालें
और पानी डालने के बाद कौन सा एसिड बनता है, तो वो ऑक्साइड उस एसिड की एनहाइड्राइड होगी। बेटा समझे मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूं? एनहाइड्राइड Yes, का sir. मतलब क्या हुआ? लैक ऑफ H2O। नहीं, लैक ऑफ H2, हाँ लैक ऑफ H2, ये कह सकता है, वेरी गुड। कि जिस ऑक्साइड के अंदर पानी डालने के बाद उसका क्या बन जाए, ऑक्सो एसिड बन जाए उसका। तो जैसे ये एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड बोलते हैं बेटा हम HNO2 को। तो मतलब HNO3 के अंदर हम पानी डालेंगे तो कौन सा एसिड बनेगा उससे? HNO2 बनेगा, नाइट्रस एसिड। समझ गए बेटा बात? यस सर। और देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर नहीं बनाया, NO का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? देवेंदु कैसा होगा? सर N और O के बीच में सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से कैसे पूर्ति होगी? N और O, और ये अपनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन और दो इसने शेयर कर लिए, तो एक और आएगा इसके बीच में, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे। तो N के बीच ऊपर पॉजिटिव और O के ऊपर नेगेटिव, ये होगा बेटा। और ये रिएक्टिव स्पेसीज होगा। क्यों रिएक्टिव है ये रिएक्टिव इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर एक ओड इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना। देखो ये रखा है एक इलेक्ट्रॉन, यस और नो? अरे समझ गए क्या? यस सर। और इस ओड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये भी कह सकते हैं बेटा ये पैरामैग्नेटिक होगा। जिसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? पैरामैग्नेटिक। और सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं तो क्या बोल देते हैं उसको हम? डायमैग्नेटिक। अब देखो ये एनहाइड्रस ऑक्साइड जो है और N2O2 बेटा वो गैसियस स्टेट में ही होता है। ये जो NO होता है, दिस NO इज पैरामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट में पैरामैग्नेटिक होगा NO। और सॉलिड स्टेट में क्या हो जाता है ये? सॉलिड स्टेट में डाइमर बन जाता है ऐसे NO का होल ट्वाइस। और डाइमर बनने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेट्स पेयर्ड। बेटा समझ गए क्या? अब जैसे ये N2O3 बना तो इसके अंदर पानी डालेंगे हम तो क्या बन जाएगा इससे? हम हमारे पास HNO2 नाइट्रस एसिड विल बी फॉर्म। तो इसका नेचर कैसा हुआ? एसिडिक या न्यूट्रल? एसिडिक नेचर। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया ये? और N2O3 का देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा? N सिंगल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड हो और एक हो अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पे इसके ऊपर एक लोन पेयर होगी तो ये एक डेटिव बॉन्ड से क्या बना दो इसके अंदर? O बन जाएगा इसके अंदर। बेटा समझ गए? अरे समझ में आया नहीं आया ये? देवेंदु सर ये जो डायग्राम बनाया ना आपने NO3 को समझ नहीं करो। क्या कह रहा है देवेंदु? NO3 का डायग्राम बनाना एक बार बता दो। किसका बेटा? ये जो अभी डायग्राम बनाया आपने। बेटा ये तो नाइट्रोजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो एक नाइट्रोजन के बीच में शेयर हो गया। और ये O के ऊपर कितने होते हैं? 6। तो दो ऑक्सीजन से शेयर हो गए तो उनका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये एक ऑक्सीजन के ऊपर नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या बना के दिखा दिया हमने? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। और इसको ऐसे बना सकते हैं N, जिसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देते हो उसके ऊपर माइनस लगा दो और जो दे रहा है उसके ऊपर प्लस। तो इस तरीके से बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। समझ गए बेटा बात? यस सर। अरे बोलो। यस सर। ये है बेटा इसका। अब देखो नेक्स्ट, डाई नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NO2। और इसको हम नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड भी बोल सकते हैं ना बेटा? यस सर। अरे बोल सकते हैं नहीं? नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का क्या हो गया यहाँ पे? +4। नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये तुमने एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी होगी 10th क्लास के अंदर भी, लेड नाइट्रेट PbNO3। ये लैब में भी करा सकते हो तुम। इसकी हीटिंग कराओगे तो क्या बन जाएगा बेटा उससे? PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। और ये ब्राउन कलर की गैस होती है NO2, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। वेरी हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन होता है बेटा इसका। समझ गए क्या? यस सर। सर हमारे प्रैक्टिकल ही नहीं होते। प्रैक्टिकल होंगे बेटा। और इसको नाइट्रोजन पर ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या कह रहे थे बिंदु? प्रैक्टिकल। सर फिर लास्ट मोमेंट में अगर प्रैक्टिकल हुआ फिर तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि अदा वो हमने एक बार भी करके नहीं देखा कुछ। करवाएंगे बेटा, करके दिखाएंगे। PbNO3 होल ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस O2। और इसकी मैंने अभी बताई थी तुम्हारे को कि कॉपर की कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करा दो, डाइल्यूट के साथ क्या बन रहा था? देखो ये वाली ऊपर वाली रिएक्शन डाइल्यूट के साथ कॉपर नाइट्रेट, तो बस वही डिफरेंस है इसमें थोड़ा सा। इसमें CuNO3 होल ट्वाइस, उसमें NO बन रहा था डाइल्यूट के साथ, और कंसंट्रेटेड में क्या बन जाएगा? NO2 प्लस H2O। और इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा होगा? नाइट्रोजन के ऊपर एक तो क्या आ जाएगी बेटा? ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, और एक आ जाएगा ये डबल बॉन्ड हो, और एक क्या आ जाएगा? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। और इसका दूसरा बनाने का तरीका क्या हो सकता है? ये इस एरो का मतलब होता है ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे बना सकता हूँ मैं। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, जिसने डोनेट किया है उसके ऊपर प्लस, और जिसके ऊपर गया है उसके ऊपर माइनस। अब देखो बेटा इसके ऊपर भी ये एक ओड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, नहीं बच रहा? यस सर। तो ये भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होगा। पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। रिएक्टिव होगा अनरिएक्टिव होगा? और ये ओड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब जिसमें भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होंगे वो मॉलिक्यूल्स रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट कर जाएंगे वो। उसके बाद फिफ्थ N2O4, इसका डाइमर है बेटा बस N2O4। N2O4 क्या बोलेंगे? डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। सर ये रिएक्टिव होने के साथ साथ अनस्टेबल भी होगा ना? हाँ अनस्टेबल होगा बेटा, तभी तो ये इसको डाइमर की फॉर्म में लिख रहे हैं हम। देखो अभी डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टिल 4 है। देखो ऊपर वाली को भी नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड बोल रहे थे, इसको भी, तो एक ही बात है भाई। उसका डाइमर ही तो बना है NO2 का, N2O4 हो गया इसमें। इसको बनाओगे कैसे? NO2 गैस है, NO2 गैस को कूल करा दो बेटा, ठंडा कराओगे। ठंडा कराओगे तो इसका डाइमर बन जाएगा N2O4, और इसकी हीटिंग कराओगे वापस तो क्या बन जाएगा? NO2 बन जाएगा। समझ गए बेटा बात? हीटिंग कराने से वापस NO2 और कूलिंग कराने से N2O4। तो क्या खास बात हुई इसकी? ये N2O4 जो होगा ये कलरलेस होगा। ये N2O4 कलरलेस क्यों होगा बेटा? क्योंकि वो जो ओड इलेक्ट्रॉन था जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक था, वो उसकी पेयर बन गई। अब सर नहीं समझे बात? N2O4 कैसा है? N2O4 इज कलरलेस। तो कलरलेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट।
अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो, वो इसके स्ट्रक्चर से पता लगा सकते हो। देखो एन डबल बॉन्ड हो, ये एक डेटिव बॉन्ड हो, N2O3 के अंदर बस एक और बढ़ाना है ऑक्सीजन, ये होगा बेटा इसका लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर। और इस N2O4 को हम बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ, दिस इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड, मतलब इसमें पानी डालेंगे तो क्या बनेगा, अलग अलग एसिड बनेंगे, तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड, दोनों बनेंगे बेटा इसके अंदर। बेटा नहीं समझे क्या बात? यस सर। और इसको ऐसे बना सकते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो एन के ऊपर पॉजिटिव ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, एन पॉजिटिव ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, ऐसे बना सकते हैं। नहीं, जो डेटिव बॉन्ड से बनाया है उसको क्या बनाते हैं हम, पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में। नाइट्रोजन दे रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और उसके ऊपर पॉजिटिव। बेटा ये डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जीरो, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो तो कैसा नेचर हो गया इसका, मैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होगा ये, और इसलिए कलरलेस भी है डायमैग्नेटिक नेचर की वजह से। लास्ट नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सिक्स्थ N2O5, N2O5 को क्या बोलेंगे हम, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है क्या? यस सर। This is a mixed anhydride of नहीं, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड नहीं होगा बेटा, दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की एनहाइड्राइड होती है ये। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, और इसको ऐसे बोल सकते हैं हम नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का क्या हो गया 5, और इसका बनाने का तरीका है HNO3 नाइट्रिक एसिड डाल दो, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड P4O10 के अंदर, तो ये बन जाता है HPO3 प्लस N2O5, इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और P4O10 क्या होता है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। और इसका स्ट्रक्चर बेटा, एक ऑक्सीजन फालतू आया है, तो देखो जो N2O4 में और तो कहीं जगह बची ही नहीं तुम्हारे को ऑक्सीजन लगाने की, बताओ एक ही जगह है, कहाँ पे लगाएं हम इसको, ऑक्सीजन को जो एक्स्ट्रा आया है उसको, बेटा बताओ। एन के बीच में। वेरी गुड, एन के बीच में, NOO, ये डबल बॉन्ड हो, और एक एक क्या बन जाएगा बेटा इससे, एक एक बन जाएगा इससे डेटिव बॉन्ड हो। समझ गए बात बेटा? बोलो समझ में आई या नहीं आई? यस सर। देखो, और ये जो डबल बॉन्ड हो है, इनको फिर नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, एक नेगेटिव लगा के, ये सॉरी डबल बॉन्ड हो का नाम आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो को। यस सर। और सॉलिड स्टेट के अंदर ये स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इन सॉलिड स्टेट के अंदर ये टूट जाता है, ऐसे एग्जिस्ट करता है, NO2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोनियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, नाइट्रोनियम नाइट्रेट। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, ESR, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना पॉजिटिव, तो ये गुड इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में हेल्पफुल होता है। एंड एज वेल एज देखो, नाइट्रोजन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +5 में, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो क्या होगा बेटा,
गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरों का क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या कराना चाहेगा, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहेगा, मतलब खुद का रिडक्शन करा लेगा। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की ऑक्साइड। अब फॉस्फोरस की, यूजुअली फॉस्फोरस 3 टाइप की ऑक्साइड्स बनाता है। वैसे तो फॉस्फोरस को सिलेबस में से हटा दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे को बस उसका एक बता देता हूँ स्ट्रक्चर की किस तरीके से बनेगा। एक तो P4O6 और इसको P2O3 भी बोल देते हैं, P2O3, और एक P4O10 और P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और ट्राईऑक्साइड। देखो बेटा P4O6 कैसा स्ट्रक्चर होता है, POP देखो 4 ऑक्सीजन हो गए ना, और 2 ऐसे लग जाएंगे। ये होता है इसका स्ट्रक्चर P4O6 का। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया ये, नहीं आ रहा, क्या? फिर ही थोड़ा बड़ा करके बना दो, समझ में नहीं आ रहा। हाँ अभी बड़ा करके नेक्स्ट पेज में बना देता हूँ मैं इसको ना, इसको कट कर देता हूँ। देखो बेटा P4O6 का फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ऐसे, P और एक एक इनके ऊपर, सबके ऊपर क्या आ जाएगी, P के ऊपर एक एक लोन पेयर और O के ऊपर। अब देखो पूरा नहीं हुआ है बेटा, अभी 2-2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो वो 2-2 ऑक्सीजन और एक एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के ऊपर बच रहे हैं, उन दोनों के बीच में बना दो ऐसे। ये ऐसे होता है इसका। ये तो किसका हो गया, P4O6, और P4O10 का बनाने के लिए देखो उसमें क्या एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 4 ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इसकी लोन पेयर के ऊपर जोड़ दो उसको। फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर बच रही है ना, ये फॉस्फोरस पे जो लोन पेयर बच रही है, इस पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये हो जाएगा बेटा P4O10 का। ये कंपटीशन में आते हैं बेटा, ऐसे पूछ लेते हैं इसके अंदर कंपटीशन के अंदर कि ब्रिजिंग बॉन्ड्स कितने होंगे इसके अंदर। तो ब्रिज का मतलब होता है जो दो एंड को जोड़ता है, उसी को बोलते हैं ना ब्रिज। तो देखो इसमें ब्रिजिंग बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 ब्रिजिंग बॉन्ड है बेटा इसमें, पीओ ब्रिजिंग बॉन्ड। और P4O10 में भी कितने ब्रिजिंग बॉन्ड हुए, इसमें भी 6 ही है। देखो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वो 4 ऑक्सीजन तो कहाँ पे जा रहे हैं इसके अंदर, साइड पे जा रहे हैं वो। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया ये? ये ब्रिजिंग बॉन्ड आपने कैसे काउंट किया वो समझ में नहीं आया। बेटा ब्रिज का मतलब जो 2 एंड्स को जोड़ रहा है, तो 2 एंड्स को जोड़ रहे हैं तो कितने ब्रिजिंग बॉन्ड है। देखो 1 नंबर 2 एंड को जोड़ रहे हैं ना, ये 2 पी के बीच में 1, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये 2 इन पी सेंटर वालों में 5 नंबर, और ये 6 नंबर। तो इसमें भी वही तो हुए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ही तो बॉन्ड है बेटा, पीओपी बॉन्ड्स। देवेंद्र नहीं समझा? आ गया। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। सर हाँ बेटा, मैं आज आपके पास फोन कर लूँ दोपहर में? क्या बेटा?